सकता है कि मतलब यहाँ टीएमसी और बीजेपी मिलकर कॉलेज बना दे? अभी तो पावर में है यहाँ लोग। आप पहले बात सुनिए। जॉब कार्ड, लेबर कार्ड। जॉब कार्ड का पैसा तो फिर आपकी सरकार ने रोक कर रखा है। हाँ, बड़ा बढ़िया बात बोले। सरकार कब से नहीं, सवाल तो हर किसी से करूंगा। करते नहीं है, करते हैं। इससे आपसे मेरी बहस है। बोलिए। आप मंत्री से पूछ के आइएगा हाई मदरसा पर। हम तो जी हाँ दोस्तों, आप सब देख रहे हैं निज़ामी उर्दू लाइव और मैं गुलाम साबिर निज़ामी और मेरे साथ मौजूद है बीजेपी लीडर जनाब गुलाम सरवर साहब। आज मैं जनाब गुलाम सरवर साहब का इंटरव्यू के तौर पर इनके साथ कुछ बातें करूंगा और कुछ सवालात हैं जो मैंने इस पर्ची पर लिख कर लाया है और वो सवालात मैं आज गुलाम सरवर साहब से पूछने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल ये है कि गुलाम सरवर साहब, आपने इतनी सारी पार्टी रहते हुए बीजेपी को आखिर क्यों चुना? बिल्कुल, ये आप पहले तो आप सबों को मेरा सलाम, नमस्कार और आदाब। मैं ये सवाल जो आप बोले बीजेपी क्यों चुना, ये मेरा एक डेमोक्रेटिक राइट है। मैं कोई भी पार्टी चूज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, बिल्कुल, ये मेरा आज़ादी है, एक नंबर। दूसरा नंबर के आप सवाल जो कहना चाहते हैं, मैं आपकी जुबान में जो है वो मैं बता देता हूँ कि ये मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया पे आप बीजेपी क्यों किए, आप ये सवाल करने चाह रहे थे, जो मैं खुद बता देता हूँ आपको। ये मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया है, 70% मुसलमान है और वहाँ मैं बीजेपी क्यों कर रहा हूँ, सवाल ये था आपका। मैं आपको जवाब दोनों दे रहा हूँ। एक तो मेरा बीजेपी कर रहा हूँ, डेमोक्रेटिक राइट है, मैं कर रहा हूँ। दूसरा, इतनी बड़ा जनसंख्या आबादी में मुसलमानों में आप बीजेपी क्यों चॉइस किए? तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी जो मैं चॉइस किया, क्योंकि मैं जानता था कि यहाँ विकल्प में दो ही पार्टी है, या फिर कांग्रेस या फिर टीएमसी या फिर बीजेपी, तीन पार्टी है। तो मैं जानता हूँ कि कांग्रेस में वेस्ट बंगाल में जो अभी 21 की इलेक्शन की बात बोलूंगा, तब भी कोई कांग्रेस का कोई रिजल्ट नहीं था। 2024 में भी आया, तब भी कोई कांग्रेस का रिजल्ट नहीं था। मैं अभी तक बीजेपी कर रहा हूं और करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कांग्रेस में जो लीडरशिप की बात करें वेस्ट बंगाल में, तो नहीं है। एक कोई सिस्टम नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई बूथ लेवल का कोई कमेटी नहीं है, जो भी है आप सब लोग जानते हैं। तो फिर मैं वहां अकेले जाके कांग्रेस में करता क्या? सवाल ये है। आपको अगर कांग्रेस को देखना है तो आपको एक चीज याद रखना होगा कि 2023 में शायद पंचायत इलेक्शन हुआ था। 2023 में जो पंचायत इलेक्शन में हुआ, बेचारे जितने भी लोग कांग्रेस के लिए टिकट लड़े, किसी को नॉमिनेशन ने होने दिया, किसी का नॉमिनेशन करने नहीं दिया, कि सबको कांग्रेसी लोगों को वहां मारपीट किया, लाठी डंडा से मारा, नॉमिनेशन नहीं होने दिया, नॉमिनेशन पेपर फाड़ दिया, जो कहीं नॉमिनेशन हो गया था वहां उसको बैठाया गया। ये सब चीज ग्वाल पकड़ के लोग जानते हैं। मैं ये बात बोल रहा हूँ, सब चीज ऑन द रिकॉर्ड, और जो माहौल था ग्वाल पकड़ उसको देख के बोल रहा हूँ कि सारे चीज जो हुआ, इसके उथल पुथल के बाद किसी कांग्रेसी को किसी ने आके कोई आंदोलन किया थाना में? ये बिल्कुल ये होना चाहिए था, लेकिन पार्टी की तरफ से जो है ये बहुत बड़ी खामी है। बिल्कुल खामी, ये सब चीज मैं बोलूंगा। कांग्रेस ना लड़ाई लड़ा, बेचारे जो गरीब लोग मार खाया, जो वोटर था कांग्रेस कर रहा था वो भी मार खाया, ना उनके लिए कोई आवाज उठाया, ना कुछ किया। ये जो एंटी नेता, एंटी पॉलिटिक्स, एंटी मतलब लीडरशिप के खिलाफ लोग कांग्रेस में वोट करता है, क्योंकि ऑप्शन है नहीं। मुस्लिम लोग बीजेपी पसंद करते नहीं है, क्योंकि तभी एक एंटी नेता बोल के वोट पाते हैं और ये लोग कहते हैं कि हम लोग कांग्रेस का लीडर है। तो सवाल तो ये है। दूसरी बात, आपको एक चीज और बताएंगे कि कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में, जो सेंट्रल आपका दिल्ली का जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस का, नेशनल प्रेसिडेंट है, वो बयान देते हैं उदय रंजन चौधरी के इलेक्शन में कि उदय रंजन चौधरी अगर पार्टी की बात नहीं मानता तो वो पार्टी से बाहर जाए। ये स्टेटमेंट आप भी सुने होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो यूट्यूब में अवेलेबल है या फेसबुक में है। तो जब एक नेशनल पार्टी यहाँ कांग्रेसी को बचाने के लिए 2024 की इलेक्शन में कोई, ये मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं आया, सोनिया गांधी भी नहीं आई, राहुल गांधी भी नहीं आया, प्रियंका गांधी भी नहीं आई, तो यहाँ कांग्रेस किसके भरोसे करेंगे? बिल्कुल, पहले सवाल ये है। ये तो चॉइस नहीं था, ऐसा बात नहीं है। मैंने सोचा कि यहाँ कांग्रेस ममता बनर्जी के रहमो करम पे है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी सेंट्रल में कांग्रेस को सपोर्ट किया है। लेकिन यहाँ सुनिए, मेरी बात खत्म नहीं हुई। सेंट्रल में कांग्रेस को सपोर्ट किया है, की है ममता बनर्जी, और वहां से स्टेट प्रेसिडेंट उदय रंजन चौधरी को बदल दिया। बदलने के बाद जिसको स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, उसका कभी आप मीडिया बाइट में आया है, कभी देखे हैं? कोई चर्चा में नहीं है। तो ये हम 26 की इलेक्शन समझ रहे हैं कि कांग्रेस का और टीएमसी का गठबंधन का संभावना है बंगाल में। तो भाई फिर कांग्रेस करके फिर हम यहाँ पे टीएमसी के लिए वोट मांगेंगे क्या? नहीं मांगेंगे।
क्योंकि पब्लिक भी टीएमसी को पसंद नहीं करता है, तो मैं भी पसंद नहीं करता हूं। पब्लिक के पास बचरा लीडरशिप नहीं था, तो कांग्रेस को मजबूरी में पसंद कर रहा था। अब कांग्रेस और टीएमसी अगर गठबंधन कर ले 26 में, जो रणनीति चल रहा है बंगाल का, क्योंकि 24 की इलेक्शन में कोई सेंट्रल का नेता नहीं आया, तो इससे समझ में आ गया मुझे कि क्लियर है कि ये लोग वहां एक साथ रहना चाहते हैं, और यहाँ कांग्रेस ममता बनर्जी के रमोकरम में रहेगा। ये क्लियर बात है। और इधर जितना भी छोटे छोटे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद लगा रहे हैं, इनकी क्या वैल्यू है बताइए। हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, लेकिन अभी अभी जो आपने कहा कि मतलब कांग्रेस यहाँ बंगाल में टीएमसी के रहमो करम पर है, हाँ, और 2026 में हो सकता है कि दोनों के दरमियान गठबंधन हो जाए। हाँ बिल्कुल। लेकिन 2024 का जो अभी विधानसभा लोकसभा का इलेक्शन हुआ, इसको लेकर टीएमसी वालों का कहना है कि यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान थे उत्तर दिनाजपुर में, इन्होंने बीजेपी से रुपया लेकर इलेक्शन हराया टीएमसी। देखिए, ये सब राजनीति है, और ये राजनीति में लोग बोलते हैं, और ये आज की बोली हुई बात नहीं है। लोग कहते हैं कुर्सी के लिए सब कुछ करता है, लोग अपनी जमीर को बेच देते हैं। जो कांग्रेस से जीता जिला, वो टीएमसी में चला गया, तो लोग गरीबों का वोट लेते हैं कांग्रेस के नाम पे, फिर कांग्रेस को छोड़ के फिर टीएमसी में जाते हैं। तो ये तो सवाल आप कांग्रेस के नेता से पूछिए, और ये सवाल जैन साहब से पूछिए, वो दोनों बेहतर जवाब दे पाएगा। ठीक है, मैं इसके लिए क्या बोल सकता हूँ? मैं यही कहूंगा, जिस थाली में खाया उस थाली में छेदा किया। ठीक है, जिस प्लेट में खाना खाया उस प्लेट को छेदा कर दिया, और उसी प्लेट ने तो जैन साहब की बेटी को कौन जानते थे? बिल्कुल, कोई उसकी कोई ना परिचय है, ना कुछ पहचान था, ना कभी वो घूमी है, ना कभी कोई समाज की काम की है। एक लड़की, छोटी सी लड़की को पढ़ रही थी, उसको लोगों ने जिताया। क्यों? नेता विरोधी वोट दे करके। फिर नेता विरोधी वोट अगर कांग्रेस को दिया, तो फिर वो कांग्रेस जाके टीएमसी में ज्वाइन ले लिया। तो ये जैन साहब से पूछिए, ये जैन साहब की बेटी से पूछिए, और जो लोग कांग्रेस का नसीम साहब है उनसे पूछिए। ये सवाल मेरे से मत पूछिए। नहीं, अभी आप जिस तरह मतलब बोले उस तरह वो लोग भी भाषा बोलते हैं। नहीं, वो तो उसकी पार्टी की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा उनको। हाँ बिल्कुल लेना पड़ेगा। क्यों बोलेगा? हम तो अलग पार्टी कर रहे हैं, हम उसकी पार्टी की जिम्मेदारी ले सकते हैं क्या? आप बीजेपी से हैं, बीजेपी की हर बात से सहमत रखते हैं आप? देखिए, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, जो बीजेपी जो चीज कर रहा है, जैसे मैं कुछ चीज में समर्थन हूँ कि बीजेपी ने हमें गरीबों को जनधन अकाउंट खुलवाया, उसके समर्थन में हूँ। बीजेपी ने हमारे माइनॉरिटी के लिए पैसा दिया, माइनॉरिटी का, उसके लिए समर्थन हूँ। बीजेपी ने आपको राशन दिया, उसके लिए समर्थन हूँ। बीजेपी ने गरीबों को घर दिया, उसके लिए समर्थन हूँ। बीजेपी ने शौचालय दिया, उनके लिए समर्थन हूँ। बीजेपी ने घर घर में उज्ज्वला गैस दिया, उसके लिए समर्थन हूँ। बीजेपी ने स्कूलों में मिड डे मील माल दे रहे हैं, उनमें समर्थन हूँ। तो काहे नहीं समर्थन हूँ मैं? नहीं, बीजेपी के तो ये विकास पे आप समर्थन है, बिल्कुल विकास में। लेकिन देश में आज अगर देखा जाए तो मिथुन जैसे लोग, अब बंगाल के हमारे मिथुन चक्रवर्ती जी, वो और आपके पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, और क्या कहते हैं आप, हमारे राज्य से सटा हुआ राज्य है असम, वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, इन लोगों जैसे बड़े बड़े नेता आपके पार्टी के मुस्लिम विरोधी भाषण देते हैं। मिथुन चक्रवर्ती जो यहाँ तक कह दिया कि मार के गाड़ देंगे, सुने होंगे शायद आप भी। क्या बोले थे? मिथुन चक्रवर्ती साहब जो है वो यहाँ जाकर, अभी यहाँ इलेक्शन चल रहा है, असम से सटा हुआ राज्य है वो झारखंड में वो जाकर भाषण देते हैं कि तुम लोग हिंदुओं को हल्के में ना लेना, अगले बार इलेक्शन में होगा तो तुम लोगों को भगाकर हम वोट लेंगे। यानी वही बूथ कैप्चरिंग का जो मॉडल चल रहा है यहाँ पर, तो उसके बारे में वो बता रहे थे। लेकिन उन्होंने बोलते बोलते यहाँ तक कह दिया कि मुसलमानों को मारकर गाड़ दें, तुम लोगों को मारकर गाड़ दें। तो इस तरह के भाषण जो देते हैं आपके पार्टी के अक्सर नेताओं को, अगर देखा जाए, इन बातों से आप सहमत हैं क्या? हम एक बात बोलेंगे, मिथुन चक्रवर्ती का वो जो भाषण है जो दिया, वो उनका व्यक्तिगत भाषण है। ठीक है, प्रधानमंत्री वो जब ये बोल रहे थे, ये सब जो बता रहे हैं, गृह मंत्री जी अमित शाह जी वहां बैठे हुए थे। सुनिए, तो इनके लिए संविधान है, इनके लिए लॉ आपको है। आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया है। आप उस संविधान के अंदर में जाके इस बात को लेके केस मुकदमा करने के लिए आपको फ्रीडम है, आप लड़ सकते हैं। आप इसको जो बाइट बोला है हम तो सुने नहीं है, अगर आप जो बात बोले अगर वही हकीकत है तो संविधान है, जाके केस करना चाहिए। ये व्यक्ति का, मैं अगर गलत बोलता हूं तो मुझे भी, मेरा संविधान मुझे नहीं छोड़ेगा, चाहे मिथुन चक्रवर्ती हो चाहे कोई भी चक्रवर्ती हो, अगर गलत बोला है तो उनको वो पनिशमेंट देगा, संविधान है। हमारे देश में अभी एक बिल को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है, और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट बिल को लेकर, तो इसमें आप इसके फेवर में है कि ये पास होना चाहिए, या इसके अपोज में है कि ये नहीं होना चाहिए बिल पास? देखिए, आप जो अमेंडमेंट बिल के बारे में बोले हैं, ये आज से नहीं चल रहा है, 1947 से चल रहा है। ये ज्यादा जोर पकड़ लिया, ये चलते रह रहे हैं। कुछ लोग इसको लेकर के नेगेटिव नैरो
बनाते हैं कि ये बिल क्यों पास हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम एक ही बात बोलेंगे, हम अपने कौम की बात करेंगे कि एक मुस्लिम कौम एक यहाँ पे रह रहे हैं हिंदुस्तान में, हम लोग, हमारा देश है, हमारा मिट्टी है, हमारी आज़ादी है, हमारा फ्रीडम है, हम लोग रह रहे हैं, हम हर चीज़ में हमारा हक है, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो ये पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम अगर बोले कि होना या नहीं होना, तो ये ना हम कोई पार्टी का बड़ा नेता है, ना कोई प्रधानमंत्री है, हम एक छोटा सा कार्यकर्ता है। बिल्कुल राइट। हम इसके फेवर में हम बात नहीं करेंगे कि बिल पास होना चाहिए, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि इस बिल को गौर और फिक्र करना चाहिए, सही से समझना चाहिए कि ये बिल में किसी को नुकसान नहीं है। ये बिल एक कम्युनिटी का है, एक समाज का है। उस समाज में इस बिल में जो बिल है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का, इस बिल में कोई हमारे मुसलमान बड़े भाई वक्फ बोर्ड का बहुत सारी जमीन कब्जा करके रखा है, इसको कब्जा करके रखा है। हम तो मोदी जी से यही कहेंगे कि वक्फ बोर्ड के जो बड़े बड़े हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं, वो लोग के पास जो जमीन है उनको गरीबों पे बांटिए, वक्फ बोर्ड पे दीजिए, यही काम होना चाहिए। क्योंकि ये गरीब का संपत्ति है, वो उन मजलूम यतीमों का संपत्ति है। ये चंदे का पैसा, वक्फ बोर्ड का पैसा, ये सब जो चंदे का पैसा है उनसे है, जो हमारा वक्फ बोर्ड में है। ये वक्फ बोर्ड का पैसा में अगर हमारी कौम के लोग बड़े बड़े सियासतदान है या कोई पावरफुल आदमी है, वो इकट्ठा करके रख रहा है, दबंगगिरी दिखा रहा है, उन पे गौर करे, उनसे ये सब चीज लौटा के गरीबों के हवाला करे। अभी आप बंगाल सरकार से खुश है कि ना खुश है? देखिए, हम अगर बोलेंगे खुश और नाखुश से, हम एक ही बात बोलेंगे। खुश और नाखुश की बात तो हम नहीं बोलेंगे, जनता है। अगर हम बोलेंगे नाखुश है तो जनता ने उसको वोट दिया है, जिताया है, तो जनता खुश है। इसका मतलब हम ये नाखुश के बारे में हम क्यों बोल सकते हैं? नाखुश के बारे में हम व्यक्तिगत बयान कर सकते हैं कि हमको नाखुश इसलिए हम है क्योंकि यहाँ एक मुसलमान भाई ग्वालपोखर में एक मुसलमान भाई का मर्डर करता है, एक गरीब की जमीन एक मुसलमान भाई छीन रहा है, लूट रहा है। ये जो लोकल इशू है हमारा ग्वालपोखर का, इसको लेकर के मैं बात करने चाह रहा था। आप जो सवाल किए वो सब सवाल आपका जायज था, आप लिख के लाए हैं पूछने के लिए, बहुत बढ़िया बात, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। मगर मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो इतना मर्डर हुआ, मदीना चौक का मर्डर, लोधन का मर्डर, और हम बात करें खिचकतोला का मर्डर, और हम बात करें जागिल बस्ती सीसाबाड़ी के मर्डर, तो ये मर्डर तो कोई हिंदू भाई या कोई बीजेपी का नेता के नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी कौम के बंदे हमारे ही हम ही के मार रहे हैं। क्यों? इनको अगर पता होता कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, तो ये कत्ल ना करता। कत्ल सबसे बड़ा गुनाह है। तो भैया ये इतने बड़े बड़े गुनाह कर लेते हैं, और मुझे बीजेपी में कटघरे में खड़ा करके लोग सवाल जवाब कर रहा है, तो मैं सोचता ये बेमुनासिब बात है। क्योंकि मुनासिब बात तो यहाँ है ग्वालपोखर में, कि यहाँ प्रधान बनने की होड़ में लोगों को मर्डर होती है, यहाँ मेंबर बनने के चक्कर में लोगों का मर्डर होता है, यहाँ जमीन छिनताई होता है, जिसके पास भूमि नहीं है, जमीन नहीं है, वो भूमिहीन आदमी को टॉर्चर किया जाता है, बच्चियों की तलाक के पैसे को लूटपाट हो रहा है, डेनमार्क का पैसा को छीन के खा रहे हैं, और यहाँ जो गरीब मजलूम लोग मर जाते हैं उनका कफन चोरी करके पैसा खाते हैं। जो गरीब आपका चुराकुट्टी का मर गए, परवेज नाम से जो लड़का था यहाँ पे क्या नाम है पंजाब में, उनका फर्जी अकाउंट खोल के उनका बाप का देत कलम पैसा खाने वाला कौन है? आपका टीएमसी का नेता या टीएमसी का प्रशासन है। तो भाई ये सवाल तो उनसे पूछिए। दूसरी बात, एक बच्चा बेगड़ागाछी का इलेक्ट्रिकल तार में लग के मर गया, उस बच्चे को 5 लाख रुपए मुआवजा मिला, वो मुआवजा का फर्जी अकाउंट खोल के चकलिया में आपका कानकी में बंधन बैंक में 5 लाख रुपए कौन विड्रॉल किया? ये सवाल तो टीएमसी से कीजिए आप, क्योंकि टीएमसी इस करप्शन का बादशाह है, कटमनी खाने वाला, रिश्वत खाने वाला, और दलाली में आगे सब जगह आपको नंबर 1 में टीएमसी मिलेगा। तो ये तो मैं क्लियर कर रहा हूं, सवाल ये कि नहीं है। मेरे पास तो बोलने का बहुत कुछ है। हम अगर बोले तो आप जानते हैं कि कोई एक मुसीबत में पड़ता है तो अपना सोना बंधक देता है कहां? बनिया के यहाँ। बनिया के यहाँ। तो यहां सोना तो छोड़ दीजिए, गरीब का जो जॉब कार्ड है वो मेंबरों के घर में बंधक है। गरीबों का जॉब कार्ड, लेबर कार्ड, जॉब कार्ड का पैसा तो फिर आपकी सरकार ने रोक कर रखा है। हाँ, बड़ा बढ़िया बात बोले। सरकार कब से रोका है? आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूं। तो फिर उससे पहले तो सरकार दे रहे थे। सरकार तो तभी रोका कि जॉब कार्ड मेंबर प्रधान के घर में है तो गरीब को तो मिलता ही नहीं है, तो हम पैसा काहे देंगे? वो तभी तो बंद किया है। जॉब कार्ड आज बैठ के ब्लॉक में फाइनल कर दे कि सब गरीब अपना जॉब कार्ड ले जाओ, इसमें पैसा घुसेगा, आज मोदी जी छोड़ देगा। यानी इन लोगों को हिसाब देना है बस। बिल्कुल हिसाब नहीं दे रहे हैं। जॉब कार्ड दिखाना है कि जो जॉब कार्ड के लायक है उनके पास जॉब कार्ड। बिल्कुल भाई, आपने बड़ा बढ़िया बात बोला। आप ही का सरकार रोक, मैं तो कह रहा हूँ रोक के रखा है। आपको सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, कहीं नहीं जा रहे केस करने के लिए? डर लगा है? चोरी की है आप,
आप सुप्रीम कोर्ट जा नहीं पा रहे हैं, आप चोरी किए, आप हाई कोर्ट जा नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं आपके सरकार रोक दिया। हम तो नहीं रोके, हम तो न्याय के लिए रोके कि गरीबों को चीज गरीब को मिलना चाहिए। इसके लेके तो इसको लेकर तो टीएमसी लड़ाई लड़ रही है। कहाँ लड़ रहे? सुप्रीम कोर्ट का केस सुने आपने? दिल्ली भी गए। नहीं, वो तो मैदान में 10 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी लेकर के आप 10 बार गाली गलौज की, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? आपको जाके कहाँ देना है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जहां आप डर से नहीं जा रहे हैं, जहां आपका फाइल खुल जाएगा, आपका कुकर्म खुल जाएगा कि आपके पास कितना पैसा था, कहां इन्वेस्ट किए, आपके पास हिसाब नहीं है। हाँ, ये उन लोगों से पूछेंगे। आप पूछिए उनसे, मैं आपको बता दिया। आज मैं आपका वीडियो देख रहा था एक सुबह, जिसमें आप एक मजबूर इंसान की मदद कर रहे थे। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक अच्छा काम, और एक बहुत बड़ी बात आपने ये भी कही कि आपका जितना भी खर्चा होगा, जितने पैसे की जरूरत होगी, आप आइएगा, मैं इंशाल्लाह तैयार हूँ आपकी मदद के लिए। उस वीडियो में आप एक बात कह रहे थे कि आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अगर आपकी फैमिली की बात करें तो शायद आपके पिता मरहूम साहब भी प्रधान रहे होंगे, फिर आपके बड़े भाई भी जो है पॉलिटिक्स में है, उसके बाद गुलाम रसूल मोनी साहब भी पॉलिटिक्स में है, फिर आपने ऐसा क्यों कहा? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल। मैंने कहा मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड में था नहीं, क्योंकि वो बहुत बढ़िया सवाल आपने कहा। मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड में था नहीं, मैं 2021 में आया। मैं इस पॉलिटिक्स से, सियासत से दूर था। मैं दिल्ली में रह रहा था, गुड़गांव डीएलएफ में, जहां मेरा ये सब काम चल रहा था। होटल था मेरा, मॉल्स में शोरूम था। इसीलिए मैंने कहा कि मैं तो 4 साल 21 के बाद पहले था नहीं यहाँ, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से मैं था नहीं, सियासत मुझे आता नहीं था। यहाँ जो चीज सीखा, इंशाअल्लाह वो गरीब और मजलूम की बात सुन करके अल्लाह ने मुझे वो कुव्वत और सलाहियत दिया, सारे चीज को समझ गया। तभी मैं कहा कि मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ये 4 साल की पॉलिटिशियन हूं मैं। आज तो ग्वालपोखर के ओपोजिशन में से एक चेहरा आप भी है, जो हमेशा यहाँ के लोगों की आवाज उठाते आए हैं। ये बात 100% मैं मानता हूँ। लेकिन आज आपसे एक सवाल ये भी है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपके लिए, कि 2024 का इलेक्शन आपने यहाँ पर जीता रायगंज लोकसभा में, 2026 में क्या आप चाकुलिया और ग्वालपोखर को जीतने की उम्मीद रखते हैं? हम एक ही बात बोलेंगे कि ये जनता की अदालत है, और जनता, जनार्दन जो है, जनता हीरो है और जनता हीरो बनाते हैं। ये जनता पे फैसला है। जनता अगर मेरा काम को देखता है, जनता अगर गरीब ग्वालपोखर को समझ में आता है कि ये हमारा बच्चा है, सरवर हमारा परिवार का लड़का है, हम जब भी उसके पास दुख मुसीबत के लिए गए तो वो हमें कुछ दिया या नहीं, ये बड़ा मैटर नहीं था। वो हमारा कम से कम 10 मिनट हमारा बात बैठ के सुनता था, और उस 10 मिनट में हम अगर 3 साल से भी या 4 साल से या 8 साल से मुसीबत झेले हैं, तो वो इंसान अगर हमारा 10 मिनट सुनता है तो इंशाल्लाह हमारे लिए यही काफी है। वो हमें दे या ना दे कुछ, मैं किसी को कुछ देने की औकात नहीं है, सब अल्लाह करता है और सब अल्लाह की जात पे होता है। अगर अल्लाह का ख्याल ना होता और उस रब्बुल आलमीन का एहसास नहीं होता तो ये सारे काम नहीं कर पाता जी। अच्छा, आप ग्वालपोखर में ये कॉलेज को लेकर आप बार बार ये मुद्दा उठाए हैं। हाँ। अभी आप 2024 का, इससे 2019 में भी आपके यहाँ पर ये थे, जो क्या कहते कैंडिडेट यहाँ से जीते हुए थे आपकी, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब यहाँ टीएमसी और बीजेपी मिलकर कॉलेज बना दें? आप भी तो पावर में है यहाँ। आप पहले बात सुनिए, ये जो एनएसएफ न्यूज नाम ले रहा हूं मैं यहाँ, सद्दाम ने जो हवा क्रिएट किया, एक वातावरण बनाया ग्वालपोखर का, जो ऊपर से लेकर नीचे तक झूठ था और फरेब था। क्योंकि कॉलेज, आप भी जानते हैं कि जो एजुकेशन मंत्री है, कॉलेज के बारे में वो डिक्लेयर करेगा, वो सर्कुलेट करेगा कि कॉलेज ग्वालपोखर में होगा। आपका एजुकेशन मंत्री कुछ बोला नहीं, और ये यहाँ का मंत्री माइनॉरिटी का मंत्री बोलता है अपने आप को। पहले ये मैं तो कह रहा हूँ, माइनॉरिटी में भी ये मंत्री नहीं था। अगर होता तो कम से कम 5-10 मदरसा, हाई मदरसा कर देता, तो मुझे मान जाते कि ये माइनॉरिटी का मंत्री है। ये कोई मंत्रालय में इनकी चलती नहीं है, ये कर नहीं पा रहा है, फेलियर है। ठीक है, फेलियर। और हम लोग का बदनसीबी है कि मंत्री के नाम पे हम लोग इसको जानते हैं, क्योंकि मंत्रालय से एक भी काम ये कर नहीं पाया। माइनॉरिटी का रह करके भी ग्वालपोखर का वो 5-7 मौलवी आलिम लोगों को जब वो सरकारी नौकरी दे नहीं सका और एक मदरसा कोई अप्रूवल नहीं कर पाया, तो काय का माइनॉरिटी मंत्री? नहीं, यहाँ ग्वालपोखर में तो, बंगाल में तो बहुत सारा काम हुआ टीएमसी की तरफ से। नहीं, काम हुआ टीएमसी की तरफ से, आप बोल रहे हैं। टीएमसी का काम आपको अगर बताए तो ब्लॉक लेवल में होता है, डीएम लेवल में होता है, मंत्रालय से क्या आया? मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं, आप बताइए मुझे। मंत्री के पास जाइए, बोलिए कि बीजेपी का ऑपोजिशन का लीडर ग्वालपोखर का, उसने कहा कि आप माइनॉरिटी से क्या किया ग्वालपोखर में, वो एक बात बता दे, मैं आपका, मेरे पास आना, मैं जवाब दूंगा। उसके पास जवाब नहीं मिलेगा।
ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, गुमराही में डाल रहे हैं। मंत्री मंत्री बोल के, मंत्री के नाम पे एक चौवनी भी काम नहीं हुआ है। ये सब जो हुआ है हर जगह में। बच्चों को तो मोबाइल मिल रहा है स्कूल में पढ़ने वाले, ये क्या मंत्री के, साइकिल मिल रहा है। हाँ ये तो अब भैया आप चाहिए चकलिया ब्लॉक में सुनिए, ये जो आप मोबाइल की बात बोल रहे हैं और साइकिल की बात बोल रहे हैं, फिर इतना बड़ा हम लंबा बहस में नहीं जाएंगे। साइकिल घर में टंगा हुआ है, वहां बच्चे साइकिल में झूला झूल रहा है, वहीं से मैट्रिक पास हो रहा है। साइकिल दे करके घर में लटका के रखिए और उसमें बच्चे को बैठा दीजिए, 5 से क्लास 10 कर लेगा। स्कूल में पढ़ाई नहीं है, स्कूल के मिड डे मील चोरी हो रही है, वो साइकिल लेके वो गरीब के लिए जनाजा है। बात कर रहे हैं ऐसे साइकिल अल्लाह ना दे हम लोगों को, वो साइकिल लेके क्या करेंगे? एजुकेशन में भाई आप साइकिल बोल रहे हो, मोबाइल बोल रहे हो, ये साइकिल और मोबाइल तो खत्म किया एजुकेशन को, और उसी साइकिल और मोबाइल की बात कर रहे हैं। ये लॉबी वाला वोट, ये दे करके वोट लेने वाला सिस्टम है टीएमसी में। एजुकेशन देने से, बच्चे पढ़े लिखे होने से, इनसे सवाल जवाब खड़ा करेगा, उनसे डर रहा है, एजुकेशन खत्म। बताइए, एजुकेशन का सिस्टम तो बहुत इसलिए मत बोलिए, मुझे गुस्सा भी आ जाता है क्योंकि मैं देखता हूं, मैं ग्राउंड में जाता हूं, गरीबों के पास जाता हूं, गरीब के बच्चे उसी साइकिल में बैठ के घर में टांगा हुआ है, झोला झोल के मैट्रिक पास कर लिया, 10 आदमी का नाम लिख नहीं पा रहा है। जब दावत होता है, वलीमा होता है, वहां चुमना देने के लिए बैठा था लिखने के लिए, 10 गांव का नाम लिख नहीं पा रहा है, 10 आदमी का नाम लिख नहीं पा रहा है। ऐसे एजुकेशन दे रहा है लोग, वो साइकिल में बैठा के क्या कीजिएगा आप? नहीं, ये तमाम बातें आपके स्कूल नहीं देखे? ये जो यहाँ का सभापति है गुलाम रसूल उर्फ मोनी साहब, नाम लेके बोल रहा हूँ भाई, आप ललकुरी के वो प्राइमरी स्कूल नहीं देखे जिसमें जालन घुसा के रखा है? क्या वो एजुकेशन दे रहा है? क्या बात कर रहे हैं आप? वो क्या एजुकेशन दे रहे हैं आप? जिस स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उसके यूनिफॉर्म नहीं है, 11 करोड़ यूनिफॉर्म का चोरी कर लिया, 11 करोड़ यूनिफॉर्म का चोरी किया। क्या उस स्कूल में पढ़ाई हो रहा है? कपड़ा चोरी कर लेगा ये लोग, मास्टर को नेता बना देगा टीएमसी का, मास्टर की बीवी बहन साला मेंबर प्रधान है, वो स्कूल कहाँ जाएगा? और ये साइकिल पकड़ा के घर में लटका के 10वीं क्लास पास हो जाएगा क्या? भाई ये चीज आपको समझना होगा। आप लोग भी मीडिया हैं, आप लोग में सच बोलने की कुव्वत नहीं है। मैं बोल रहा हूं, किसी में भी दम नहीं है आप लोगों का। एक सवाल नहीं करते हैं, सारे सवाल मेरे पे ठोकते हैं। नहीं, सब जो आता है सब मेरे से सवाल करते हैं। जाके मंत्री से पूछिए कि आप माइनॉरिटी का मंत्री को 10 मदरसा क्यों नहीं किए? आप माइनॉरिटी का मंत्री को 10 आदमी का नौकरी क्यों नहीं दिए? आप माइनॉरिटी का मंत्री होकर उत्तर दिनाजपुर में, वो भी तो कह रहा है कि समय का इंतजार कीजिए, समय आएगा तो कर देंगे। समय कब आएगा भाई? तुम्हारा 10 साल 15 साल हो गया, तुमको और 5 साल लोग बैठेगा क्या? फिर समय लेगा? इस बार लोग कुर्सी से नीचे उतारेगा, कुर्सी में बैठने देगा नहीं। ये चाहे कितने भी मेंबर प्रधान लेके घूम ले, कितनी भी कमल बांट ले, ये सब चीज फ्रेब है भाई। गरीब की चीज छीन के गरीब से हम छीन लेंगे साल का 2 लाख और गरीब को देंगे 200 रुपए का कंबल। इस पे गरीब भरोसा नहीं करेगा, सब जानते हैं हम। ये सब का जवाब आएगा 2026 में, और देखिए 2026 इंतजार कीजिए। गरीबों को तो आप लोग मार रहे हैं ज्यादा, महंगाई बढ़ा दी है सब अब आपकी सरकार ने। बिल्कुल महंगाई के बारे में बोल रहे हैं आप। सुनिए, जब महंगाई बढ़े हुए हैं तो ममता बनर्जी रोड जाम क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? एक नंबर सवाल। स्टेट गवर्नमेंट पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर रोड क्यों नहीं जाम करता है? महंगाई बढ़ गया, हाई हाई क्यों नहीं करते हैं? महंगाई नहीं बढ़ा, जो मोदी जी ने दिया गरीबों के लिए वो सब बंटवारा करके घर लेके गया, और महंगाई बढ़ गया आप बोल रहे हैं। महंगाई कैसे नहीं बढ़ेगा? मोदी जी ने आपको घर दिया, मोदी जी ने शौचालय दिया, मोदी जी ने गैस का चूल्हा दिया, मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिया, मोदी जी ने गरीब बच्चों के लिए माइनॉरिटी का पैसा दिया, मोदी जी ने मिड डे मील दिया, मोदी जी ने आपको लास्ट में कहा कि किसान निधि सम्मान पैसा किसान के लिए वो भी दिया। सब चीज, ये रोड रास्ता डेवलपमेंट सेंट्रल का पैसा। अब सेंट्रल का पैसा आना बंद हो गया है, तो उस मेंबरों से पूछिए ना जो जीत करके अभी पंचायत में आया है, भूखे तरस रहे हैं, नहीं मिला कुछ, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा था। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना से काम चल रहा था। जो चोरी होता था, जो लूटपाट होता था, सब सेंट्रल का पैसा को लूटा ब्लॉक में। और आज ये मेंबर तरस रहा है, 10-10 ये लोग खर्चा किया 20-25 लाख, खा नहीं पा रहा है कुछ, तभी तो जमीन और पंचायत में जमीन में आज करप्शन, जमीन में मर्डर, बच्चों की तलाक में, ये सब क्यों गया? इधर सेंट्रल का पैसा बंद, तो कह रहा आप क्या करेंगे? यही पंचायत जमीन में लूटपाट करेंगे, इधर एक धंधा बना लिया। तो भाई ये तो आपको समझना होगा। और आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ाने वाला स्टेट गवर्नमेंट कौन? ममता बनर्जी। ये सब अगर गरीब को मिल जाता तो महंगाई काय का? फिर तो ऑपोजिशन बार बार कह रहे हैं कि मोदी ने बढ़ा दिया है सब। देखिए ऑपोजिशन मोदी जी को जब तक नहीं गाली देंगे, यहाँ पे मुस्लिम एरिया पे जब तक मोदी जी को, अमित शाह जी को गाली नहीं देंगे, तो यहाँ मुसलमान का वोट कैसे लेगा वो लोग टीएमसी में? ये तो उनसे जाके पूछिए। कहानी बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी ने इतना इतना योजना दिया है, कहानी बोले लोग। यही तो आप लोधन की पैखाना घर नहीं देखे थे? अल्ताफ का जो मैंने तोड़ दिया था 24 टिन बालू में 1 बोरा सीमेंट, वो पैखाना घर रहेगा क्या? तो भाई ये सब जाकर उनसे पूछिए ना, जो लूटा ग्वाल पोखर को। उनसे सवाल करने के लिए आप लोगों को जाने से डर लगता है। अगर सवाल कर दिए तो आपको प्याज पोखर का लड़का की तरह जेल में घुसा देगा।
पूरे गांव वाले परेशान थे प्याज पोखर का। वो बच्चा, गरीब का बच्चा सवाल कर दिया और पुलिस के जगह उठा के जेल में भरवा दिया, उसके घर में भेज दिया। तो आप सवाल कैसे करोगे बताइए मुझे। हम ग्वाल पोखर के बारे में चिंता कर रहे हैं भैया, हम ग्वाल पोखर को लेके आगे बढ़ने चाह रहे हैं। दिल्ली में क्या हो क्या नहीं कोई मतलब नहीं, ग्वाल पोखर में क्या हो रहा है इसके लिए मुझे आवाज उठाना है। क्लियर बात। आप लोग दिल्ली का सवाल मेरे पास पूछते हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। 10,000 बार पूछिए, जवाब देंगे। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर हमको फर्क पड़ता है ग्वाल पोखर, जिस सरजमीन में पैदा हुआ मैं, इस जमीन की कर्ज है मेरे पे, इन गरीबों की कर्ज अदा करूंगा इंशाल्लाह। चलिए, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी हाँ दोस्तों, ये बीजेपी लीडर गुलाम सरवर साहब थे मेरे साथ। आप तो इनको पहचानते ही हैं। तो हमारे दरमियान जो बातें हुई, जो मैंने सवाल किया, मेरे मुताबिक तो आपने हर सवाल का जवाब दिया अपने अंदाज में। मुझे आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर तो और भी सवाल कर सकते हैं। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कीजिए सवाल, करेंगे सवाल, पब्लिक सुनेगा, वो कहेगा कि ये मीडिया वाला अच्छा है, सवाल करता है। नहीं, सवाल तो हर किसी से करूंगा मैं, जहां करते हैं। इससे आपसे मेरी बहस है। बोलिए। आप मंत्री से पूछ के आइएगा हाई मदरसा के बारे में। आप, क्योंकि यहाँ कौम के लोगों ने आपको चुना है, कौम के लिए क्या फायदा किया आपने, ये पूछेगा मंत्री से। ये शादी खाना मत दिखाइएगा, पहले बता देता हूं। जो शादी खाना बनाया है वो नेताओं के आंगन में, खलियान में बना हुआ है। जहां शादी नहीं होती है वो गोदाम बना हुआ है, सब प्लास्टिक, सब टीबल का पाइप, हैंडल सब मिलेगा उसी में। शादी खाना नहीं है, वो गोदाम बन गया। तो ये डेवलपमेंट नहीं मांगे। और वो जो सिंधों में जो कॉलेज ने क्या बनाया है, उसमें वो एक बैक साइड जगह में बना करके, वहां कुछ पढ़ाई नहीं, कुछ मास्टर नहीं, सब बर्बादी है। वो खाली बिल्डिंग खड़ा है। ये लोग बिल्डिंग खड़ा करके पैसा उगाई करते हैं, एजुकेशन नहीं किया ना, वहां पे शादी खाना हुआ। ये डेवलपमेंट नहीं चाहिए भैया, ये इसके बारे में पूछना ही मत। जी।